हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज का ये जो क्लास है क्लास 9th है। इससे पहले हम 8वीं क्लास कर चुके हैं, 8 क्लास कर चुके हैं रेशो में, जिसमें हमने अपना प्रोपोर्शन लगभग ख़त्म कर दिया है। आज एक नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को अंत तक देखें और अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। When x is subtracted from each of the numbers, देखो ये वाला वही लास्ट टाइप है जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिया ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए और आप पिछली वाले क्लास को इस वाले क्लास से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। 54, 49 एंड 22, 21 द नंबर सो ऑब्टेन आर इन द प्रोपोर्शन द रेशो ऑफ 8x माइनस 25 टू 7x माइनस। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी एक नंबर है जो कि x मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है। मैं उस चारों में से, इन चारों में से उस x को जब मैं माइनस करूंगा ना, तो वो जो नंबर आएगा वो एक प्रोपोर्शन में आएगा, वो इस प्रोपोर्शन में आएगा। तो उस x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और उस x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा और फिर मेरे को यहाँ पे इन दोनों का रेशो बताना है। इस सवाल को, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं इसका पूरा मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया, इवन बेसिक मेथड भी बताया था इससे पहले वाली क्लास में। लेकिन शॉर्टकट मेथड भी बताया था जो कि बेस्ट मेथड था और कम समय में मेरा आंसर लेकर आ जाता था। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते थे भाई, ये अपने चारों नंबर हैं 54, 49, 22 और 21, क्या करते थे, इन दोनों का रेशो लेते थे, कितना, इन दोनों का डिफरेंस लेते थे, कितना आया 5 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1 आया। एक की इससे मल्टीप्लाई करते थे, एक की इससे इसकी 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेसिक मेथड भी जब मैंने आपको बताया था ना, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि ये एक्चुअली में शॉर्टकट मेथड आया कैसे, डिफरेंस ही तो लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स के डिफरेंस से गुना कर डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है। अब जैसे इसकी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 54 आएगा, और 5 की अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ, 22 पंजे 110, तो 110 आएगा। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, कितना आएगा इस दोनों का डिफरेंस। अगर मैं 54 में 46 जोड़ूँ तो 100 आ जाएगा, और मुझे 10 और जोड़ना है, तब जाके 110 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 56। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 56। सोचना सिखा रहा हूँ किस तरीके से सोचा जाता है, तो इस तरीके से सोचा करो हमेशा। वही, ये 10 में से 4 गया 6 और फिर 10 में से 5 गया 5, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। और ये तो आ गया हमारा इन दोनों का डिफरेंस, और 5 और 4 का डिफरेंस कितना आया, एक्चुअली में वो आया अपना 4 आया। 4 से अगर मैं 56 को डिवाइड करूँगा कितना आएगा 14। तो यहाँ से ये जो आई है अपनी x की वैल्यू आई है। अब इसी x की वैल्यू को मैं अपने यहाँ पे इन दोनों में रख दूंगा और मुझे वहाँ पे उसका रेशो मिल जाएगा। 14 अट्ठे कितना होता है 112। 112 में अगर मैं 25 घटाऊंगा कितना आएगा बताओ, 87 आएगा। तो 87 रेशो, और यहाँ पे 14 7 जो 98, 98 में से अगर मैं 26 घटाऊंगा कितना आएगा 72। तो इन दोनों का रेशो मुझे एक्चुअली में यहाँ पे बताना है। किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 से जाएगा ये 29 बार में, 29 तिया 87, और 3 से जाएगा ये 24 बार में, 3 24 तिया 72। तो 29:24 अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें तो आपको कोई दिक्कत आई होगी। लेकिन अगला सवाल एक नया टाइप है जो आपके लिए बिल्कुल नया है, इस सवाल को करके बताओ तो मैं जाने। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, द नंबर ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इससे इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक दे देता हूँ। देखो अब आपके लिए आगे जो 6-7 सवाल आएंगे ना, उसमें हम इन्वर्स, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझो, एक्चुअली में अभी हम पढ़ते थे मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, लेकिन अब जो आए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अभी आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वर्स क्या होता है। देखो डायरेक्टली इन्वर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डायरेक्टली इन्वर्स का मतलब समझते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है ना, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। आया समझ में। अगर मैं किस चीज़ का एग्जांपल लूँ, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक रूम है, सपोज है ना, रूम है, एक यहाँ पे रूम है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा मेरे को कुर्सियाँ लगेंगी बैठाने के लिए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब जितने ज़्यादा लोग मेरे पास यहाँ पे आएंगे बैठने के लिए, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर आएंगे उतना ही यहाँ पे कुर्सी लगेगी बैठाने के लिए, उतनी यहाँ पे क्या लगेगी, कुर्सी बैठाने लगेगी। तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी ऐसे ही समझो, इसी एग्जाम्पल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहता है यहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है ना तो दूसरी चीज़ घटेगी। जितने ही ज़्यादा लोग इस रूम में आएंगे उतना ही अब स्पेस इसमें कम होता जाएगा। आया समझ में।
जितना ही ज़्यादा लोग अब इसमें आते जाएंगे, अब उस रूम में कम जगह बचेगी ना, तो ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ घटेगी। अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है रूम में अब स्पेस थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। लेकिन वहीं अगर चेयर और पर्सन की बात करूं, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ही ज़्यादा मेरे को चेयर चाहिए होगा उनको बैठाने के लिए। आया समझ में? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। इसको हम रिप्रेजेंट कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे अगर मैं मान लूँ मैं पर्सन को डिनोट करता हूँ ए से और चेयर को डिनोट करता हूँ बी से, तो इसको कैसे लिखूंगा, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब ए की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भी यहाँ से बढ़ेगी। और वहीं अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को अगर मैं यहाँ पर्सन को डिनोट करता हूँ ए से और स्पेस को डिनोट करता हूँ बी से, तो इसका मतलब अगर ए बढ़ रहा है तो बी घट रहा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब ये इस तरीके से हमारा सिंबल बनेगा, प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/b। ये होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिप्रेजेंटेशन। जब यहाँ से मैं इसको प्रोपोर्शन हटाता हूँ तो एक वेरिएबल आता है जिसको हम के से डिनोट कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के बी। के यहाँ पे कोई भी एक हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसका ही मल्टीपल अपना यहाँ पे ये वाला पूरा आएगा। और यहाँ से अगर ये प्रोपोर्शन हटाऊँ तो यहाँ पे a इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह कोई भी एक वेरिएबल आता है, k ले लेता हूँ यहाँ पे, तो k और इंटू 1/b मतलब k/b। तो यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, k/b। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप यहाँ से k की वैल्यू, यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो a/b आएगा, और यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो b आएगा। तो समझ में आया? तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसको अपनी कॉपी में एज इट इज़ उतार लो, नोट्स है ये। जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो इस कंसेप्ट को भी रिवाइज करना। अब जैसे इस सवाल में देखो, द नंबर ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी when a is 50 and b is 35, then find the value of equation relating to a and b। भाई मैंने आपको क्या बताया था, जब भी a और b एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो उनमें कौन सा रिलेशन होगा, a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b। हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ से a b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आएगी। a की वैल्यू दे रखी है 50, b की वैल्यू दे रखी है 35। ए बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तभी जाके मेरे को के की वैल्यू आएगी। ए बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ, 35 पंजे 175 होता है, बिल्कुल 175, और ये जीरो लग जाएगा तो 1750। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1750। लेकिन मुझे ये नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है एक ऐसी इक्वेशन जो कि ए और बी में रिलेशन बताए। देखो अगर ये ए बी की वैल्यू आई है, कितनी आई है, 1750 आई है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या बन सकता है, बताओ। यही रिलेशन है, ए बी इज इक्वल टू 1750। क्या ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में देखो ये तो होगा ही नहीं। 1750 की अगर ए से मल्टीप्लाई करूँ बी, यहाँ पे कोई है नहीं, ए बी दोनों इधर है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसे ये भी नहीं होगा। लेकिन इस वाले ऑप्शन देखो, सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ से बी को यहाँ नीचे भेज दूँ तो क्या है, तब भी तो बराबर ही होगा ए के, 1750/b। तब भी तो देखो ये बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे, यस। तो ये वाला ऑप्शन मेरे यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम 3-4 सवाल इस पे करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है और भी एकदम मजबूत हो जाएगा। और इस तरीके से सवाल आपको देखने को मिलते हैं, केवल प्री में नहीं, मेंस में मिलते हैं, और लगभग हर एग्जाम में मिलते हैं। एमटीएस से लेके जीडी तक, जीडी से लेके सीजीएल तक, हर एग्जाम में मिलते हैं ये। अब जैसे इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n इफ m इज 20 देन n इज 70। ठीक है, इफ n इज 50 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। इस तरीके से पूछता है। अगर बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता ना तो वो इस सवाल को करने में असमर्थ हो जाएगा। लेकिन आपको समर्थ होना है, और आपका सामर्थ्य बनाने के लिए इस कंसेप्ट को देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, और अपना नोट्स वगैरह बनाओ। देखो अगर मैं आपको बताऊँ नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, अभी तो इस क्वेश्चन को करते हैं, नोट्स मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि नोट्स कैसे बनाए, कई बच्चे नोट्स बनाना जानते ही नहीं है ना। उसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा, फिर ये वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा टॉपिक से हम भटक जाएंगे। फिर पहले ये देखो, m जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। इसका मतलब क्या रिलेशन होगा, n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपना m है। इसको चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों ये सेम ही है, दोनों यही बताता है कि जो m है या n है वो आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ, m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये वेरिएबल हटाऊंगा, प्रोपोर्शन हटाऊंगा, तो m इज़ इक्वल टू 1/में n आ जाएगा। यहाँ पे k आएगा। अब k को डिनोट करो चाहे ना लिखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सवाल को समझो पहले आप। यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है 20, n की वैल्यू दे रखी है 70, और फिर दूसरा n दे रखा है, मैं 1 1 मान लेता हूँ, वह m1 n1 और ये n2 है, और मुझे m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, अगर मैं m1/m2 करूँ, m1/m2 करूँ, अगर मैं m1/m2 करूँ,
तो n1 और n2 में क्या रिलेशन आएगा, देखो m1 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n1, तो इसका मतलब n1 नीचे आएगा अगर m1 यहाँ ऊपर है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ m2 नीचे है तो यहाँ पे n2 ऊपर आएगा। तो ये हो गया इन दोनों में रिलेशन। अब यहाँ पे कोई कुछ भी कर सकता है, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया। अब मैं यहाँ का इंचार्ज, m1 की वैल्यू 20 दे रखी है, मुझे m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 70, और n2 की वैल्यू दे रखी है 50। तो यहाँ से मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ। देखो 0 से 0 गया, 5 से जाएगा 14 बार में, और 14 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, m2 यहाँ ले आ दो, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई 28, 14 टू 28, 28। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब जैसे इस सवाल को देखो, ये सवाल भी बिल्कुल वैसे ही है, फिर धीरे धीरे हम इस पे लेवल बढ़ाएंगे और चेंज करते जाएंगे। जैसे इस सवाल को देखो, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज द स्क्वायर ऑफ बी, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ बी दे रखा है, इसका मतलब ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज द स्क्वायर ऑफ बी, मतलब बी के स्क्वायर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर बी की वैल्यू 2.4 है और ए की वैल्यू 1.5 है, तो जब ए की वैल्यू 6 रहेगी तो मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई इसको A1 मान लो, ये B1 A1 हो गया, ये A2 B2 हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों में कैसे रिलेशन होगा, अगर मैं A1 A2 निकालूं, देखो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे A1 ऊपर है तो यहाँ पे B1 नीचे होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A1 और B1 में। तो यहाँ पे B1 का स्क्वायर आएगा, और A2 अगर यहाँ नीचे है तो यहाँ पे B2 ऊपर आएगा। तो ये आ गया अपने पास रिलेशन। तो आपको हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल सवाल में देखो A1 B1 की वैल्यू वहीं पहचानो, फिर डायरेक्टली अपना क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आपको हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं, और ना ही ये लिखने की जरूरत पड़ती। लेकिन अभी मैं आपको स्टार्टिंग में करवा रहा हूँ, क्योंकि आप अभी बिगनर हो, तो थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A1 की वैल्यू दे रखी है 1.5, तो 1.5। अब A2 आएगा नीचे, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, और B1 का स्क्वायर कितना होगा 2.4 का स्क्वायर, और B2 की वैल्यू एक्चुअली मुझे फाइंड करनी है, तो B2 का स्क्वायर यहाँ पे मतलब जो रिलेशन होगा वही मुझे यहाँ पे करना लिखना पड़ेगा। अब देखो जो कट रहा है काट दो। 15 से अगर मैं यहाँ पे कोमा हटाऊँ, डॉट हटाऊँ, मतलब डेसिमल हटाऊँ, तो यहाँ पे 15 से जाएगा 4 बार में, है ना। और अगर मुझे B2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B2 की वैल्यू होगी कितनी, अगर ये 2.4 का स्क्वायर वहाँ जाएगा, देखो 24 का स्क्वायर होता है 576, लेकिन यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर किया गया है, इसका मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 है। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, 24 का स्क्वायर तो 576 आएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100। आया समझ में, तो ये पूरा अपना यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे तो B2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 576/100, और अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूँ तो 4 की इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 400 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 576 को अब मुझे 4 से डिवाइड करना है, 4 से अगर मैं इसको काटूँ, और ये B2 का स्क्वायर आया और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर लो, B2 का अगर स्क्वायर मुझे फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, ये B2 की वैल्यू आ जाएगी। भाई यहाँ पे स्क्वायर था, अगर ये इधर आएगा तो स्क्वायर रूट, समझ में आया। भाई यहाँ पे 4 है, 4, अब अगर ये 2.4 का स्क्वायर वहाँ पे किया तो 5.76 आया, 5.76 आया, 5.76 आया। ठीक है, अब मैंने डेसिमल हटा के यहाँ पे लिख दिया ना 400, यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने, 4 के ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाले से 100। देखो जैसे यहाँ पे x/y है, अगर मैं उसको a/b से करता हूँ ना डिवाइड, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, 2.4 का स्क्वायर अगर मैंने किया 576/100 आया। अब उसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 वाले नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। अब मुझे B2 स्क्वायर फाइंड करना था, तो मुझे B2 फाइंड करूँगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा इस पर। अब 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, और यहाँ पे 400 का स्क्वायर होता है 20, तो 2 से अगर ये जाएगा तो कितना आएगा 1.2 आ जाएगा, 1.2 अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आया सोच में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा समझा रहा हूँ एकदम अच्छे से, तो आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ वाई, मतलब क्या रिलेशन है, x जो है वो इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, ये वाला रिलेशन है। अब अगर y की वैल्यू 3 दे रखी है और x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर y की वैल्यू 4 है तो ये कुछ नहीं है, y1 मान लो, ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा भाई, x1 का रिलेशन बनेगा 1/y1 का स्क्वायर, और x2 का रिलेशन क्या बनेगा ऊपर, अगर यहाँ पे x2 नीचे है तो यहाँ पे y2 ऊपर आएगा, ये रिलेशन बनेगा। x1 की वैल्यू दे रखी है 2, और x2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। y1 की वैल्यू दे रखी है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और y2 की वैल्यू दे रखी है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बस 2 से जाएगा ये 8 बार में, अगर ये x2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो, अगर ये 1/x2 दे रखा है 8/9, अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूँ तो मुझे x2 ऊपर आ जाएगा, मुझे x2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो x2 आ जाएगा, और इधर रेसिप्रोकल करूँगा तो 9/8। तो जब मैं इसको करूँगा डिवाइड 9 को 8 से,
तो 1:1/8 आ जाएगा। x2 की वैल्यू आ कितनी गई, 1:1/8। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वेरी इनवर्सली एज द रूट ऑफ वाई एंड डायरेक्टली एज डब्ल्यू। यहाँ पे क्या बोला, x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ y और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y। अगर मैं इसको केवल x के बराबर करूँ तो x कुल मिला के क्या है, x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट y के। तो ये मेरा यहाँ से पूरा रिलेशन आ गया इसके बीच का। ठीक है, अब मुझे वैल्यू देखनी है क्या क्या दे रखी है। x की वैल्यू दे रखी है 8, तो इसे 1 मान लो। w1 की वैल्यू 5 दे रखी है, y1 की वैल्यू 20.25 दे रखी है, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू दे रखी है 18 और w2 की वैल्यू दे रखी है 3 और मुझे y2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। बस अपने अपने रिलेशन में रख दो भैया। अगर x1 यहाँ पे है और इक्वल में करूँ तो W1 यहाँ पे आएगा, क्योंकि W1 ऊपर है। अगर यहाँ पे x ऊपर है तो W भी ऊपर है, तो इसका मतलब x1 अगर ऊपर होगा तो W1 भी ऊपर होगा। लेकिन y नीचे है, इसका मतलब अगर x1 ऊपर है यहाँ पे तो यहाँ पे y2 नीचे, y1 नीचे होगा। ठीक है, और अगर मैं x2 का रिलेशन यहाँ से फाइंड करूँ तो x2 सामने ही होगा। अगर ऊपर x1 है तो ऊपर W1 भी है, तो नीचे x2 होगा तो नीचे W2 भी होगा। लेकिन y2 अपना यहाँ पे अंडर रूट ऊपर होगा। तो ये आ गया अपने पास रिलेशन। अब x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ 5, और W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई। W2 को यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो, बराबर ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी आगे पीछे करो, बराबर ही। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, प्लेस का कोई चक्कर नहीं होता। तो W2 की वैल्यू दे रखी है 3 और y1 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, अंडर रूट में लिखना पड़ेगा 20.25 और y2 की वैल्यू एक्चुअली मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये रिलेशन अपने पास आया है ना। अब जैसे फाइंड करो, बताओ। देखो ये कुछ और नहीं है, 2025 भी अगर मैं इसको मानूं डेसिमल तो बाद में लग जाएगा। 2025 किसका किसका स्क्वायर होता है, 45 का स्क्वायर। लेकिन ये पॉइंट में है, यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो इसका मतलब जब ये स्क्वायर था तब यहाँ पे 2 डेसिमल 2 डिजिट के पहले स्क्वायर था। लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट करूँगा, जब मैं इसका स्क्वायर रूट जब मैं यहाँ पे करूँगा तो वो एक ही डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे 4.5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो ऊपर जाएगा 10, 5 से जाएगा ये 9 बार में, 9 से जाएगा ये 2 बार में, 2 से जाएगा ये 4 बार में। ठीक है, और कुछ नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा। 4 से जाएगा ये कितने बार में, 2.5 बार में। मुझे y2 का अंडर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ से y2 का अंडर रूट कैसे मिलेगा मुझे भाई, ये 3 जाएगा वहाँ और ये 2.5 आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 30/25 हो जाएगा, क्योंकि ये 2.5 है। 2.5 अगर नीचे जाएगा तो एक डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर जीरो लग जाएगा। काटो, किससे कट रहा है, 5 से 6 बार में, 5 से 5 बार में, इसका मतलब 1.2 आ गया। मुझे y2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये अंडर रूट y2 की वैल्यू आई है। तो अगर मैं y2 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे y2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में है, तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1.44 आ जाएगा। तो y2 की वैल्यू आ कितनी गई, 1.44। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा। देखो ये पूरा मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पे पूरा लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन आप जब यहाँ पे खुद करोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आपको, है ना, केवल आपको ये सारी चीज़ें तो आप मन में करोगे, ये सारी चीज़ें आप मन में करोगे, ये सारी चीज़ें आप मन में करोगे, यहाँ से आपको y2 की वैल्यू डायरेक्ट मिलनी चाहिए, तब आप मानोगे हाँ आप एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट होने की आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। केवल आपको इतना करना है, केवल इतना करना है। यहाँ से बस एक रिलेशन निकालना है, यहाँ से भी ये डायरेक्ट रिलेशन निकालोगे। केवल एग्ज़ाम में आपको इतना ही करना है, इतना लिखना है, और वहाँ से आपका आंसर यहाँ पे एज इट इज़ डायरेक्टली आ जाना चाहिए, जो कि आया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन मैं अगर इस तरीके से डायरेक्टली करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो मुझे पूरा रिप्रेजेंट करके यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट x वेरीज डायरेक्टली एज y, इफ x इज 45 देन y इज 90, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ y इज 50। ये सवाल पहले आना चाहिए था, हालांकि बहुत ईजी है और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का आप आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था। अभी इस सवाल में देखो, इस सवाल में मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, हालांकि वही चीज़ है, वही ऐसे ही फाइंड करना। ए वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए जो है वो डायरेक्टली है एज द स्क्वायर रूट ऑफ बी, वो भी पॉजिटिव का, ठीक है।
इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ सी, इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ सी, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ रिलेशन। बिल्कुल, अगर ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 27 है और सी की वैल्यू 2 है, ये कुछ नहीं, C1 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है, ये A1 की वैल्यू है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, फाइंड बी इफ A2 इज इक्वल टू 9 और C2 इज इक्वल टू 2। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, C1 की वैल्यू भी 2 है, C2 की वैल्यू भी 2 है। तो जब मैं इसको बराबर करूंगा ना भाई, यहाँ पे देखो C1 यहाँ पे नीचे आएगा, है ना, अगर A1 यहाँ पे है, B1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर मैं A2 यहीं पे फाइंड करूँ, क्योंकि मुझे A2 की वैल्यू दे रखी है, मुझे B2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर A2 यहाँ नीचे है, A2 यहाँ नीचे है, अगर A1 ऊपर है तो यहाँ B1 भी ऊपर ही है, तो यहाँ A2 नीचे है तो यहाँ पे B1 भी मेरा क्या होगा, नीचे, B2 भी मेरा नीचे ही होगा। लेकिन A1 अगर ऊपर है तो C1 नीचे है, क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन है। तो A2 नीचे है तो C1 यहाँ पे क्या होगा, C2 क्या होगा, यहाँ पे C2 का क्यूब ऊपर होगा। तो देखो C1 के क्यूब और ये कट ही जाएगा जब भी इन्वर्स रिलेशन होता है ना। और अगर एक वेरिएबल सेम है दूसरे वाले वेरिएबल से, मतलब C1 और C2 दोनों सेम है, तो उसको लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ से जो अपना डायरेक्ट रिलेशन आता ना, A1 अपॉन A2, जो कि क्या आता, अंडर रूट B1 अपॉन अंडर रूट B2, बस यही मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत है। C2 मैं यहाँ क्वेश्चन में ही काट दूंगा, उसको इग्नोर मार दूंगा। ठीक है, C1 2 यहाँ पे देखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ये होता है कुछ समय बचाने के लिए, कुछ तरकीब भी होती है जो कि हमें पता होना चाहिए, और ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही सीखते हैं। अब मुझे यहाँ पे B2 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये B2 है ना, B2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9, तो ये आ गया 15.9, और B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27, तो रूट 27 लिखेंगे। और मुझे B2 की वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे फाइंड करनी है। किससे कट रहा है, 3 से जा रहा है, 3 बार में 5 से जा रहा है। ठीक है, मुझे B2 की वैल्यू फाइंड करी, B2 को यहाँ ले आओ। ठीक है, तो B2 को अगर मैं यहाँ ले आऊँ अंडर रूट का, और इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 27 इंटू में 3 अपॉन में 5। मुझे B2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा बस। भाई 27 रूट 27 का स्क्वायर करूँगा तो 27 आएगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, और 5 का नीचे स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ, क्या मैं यूनिट डिजिट से कर सकता हूँ, देखो नीचे 25 है। ठीक है, 9 7 63, लास्ट में 3 आना चाहिए, आगे कुछ भी आए 3, नीचे 25 आ रहा है एक ही ऑप्शन में, और नीचे में 25 ऐसे भी देख सकता था, एक ही ऑप्शन में 25 है, और यूनिट डिजिट अपना 3 आ रहा है यहाँ पर, तो यही वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यहाँ से आपकी B2 की वैल्यू कितनी आ गई, 243 अपॉन में 25। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। इफ P1 वेरीज डायरेक्टली एज Q एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ R, क्या रिलेशन दे रखा है, अगर जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ R के। ठीक है, ये रिलेशन है एक्चुअली में अपना। यहाँ पे मुझे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन P, मुझे पूछ रखा है परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ P में ड्यू टू इंक्रीज इन Q, 20%। इसका मतलब 20% इंक्रीज हो गया। 20% इंक्रीज होने का मतलब प्लस का 1/5, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। इसका मतलब Q1 अगर 5 रहा होगा ना, तो Q2 कितना हो जाएगा, उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और डिक्रीज इन R बाई 20%, डिक्रीज इन R बाई 20% मतलब माइनस का 1/5। इसका मतलब अगर R1 की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी ना, तो R2 एक डिक्रीज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे डिक्रीज या इंक्रीज मुझे पूछ रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन P मतलब P1 से P2 में एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है, वो मुझे यहाँ पे पूछ रखा है। तो यहाँ से रिलेशन क्या होगा भाई, P1 अपॉन P2 कितना होगा, अगर P1 ऊपर है तो Q1 ऊपर है, तो Q1 यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आएगा। P2 अगर नीचे है तो Q2 भी नीचे ही होगा, तो 6 आएगा। R अगर देखो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है P और R के बीच में, इसका मतलब P1 अगर ऊपर है तो R1 नीचे आएगा, R1 नीचे आएगा, R1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर में रिलेशन है। तो नीचे क्या आएगा यहाँ पे 25, और यहाँ पे R2 ऊपर आएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, क्योंकि R स्क्वायर का रिलेशन है R का P के साथ। तो आ गया P1 अपॉन P2 में 5 से जाएगा ये 5 बार में। ठीक है, और ये दोनों आपस में कट रहा है, ये जाएगा 8 बार में, ये जाएगा 3 बार में। तो क्या आ गया, P1 अपॉन P2 कितना आ गया, 8 से 15। इसका मतलब P1 अगर पहले 8 था तो अब वो कितना हो गया, P2 7 हो गया। तो मुझे ये बताना कितना बढ़ गया भाई, P1 पहले 8 था, अब वो 15 हो गया, तो 7 बढ़ गया। तो 8 में कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। तो ये मेरे पास आ गई कि ये फ्रैक्शन। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो 1/8 मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया था 12.5 होता है। अब मुझे 7/8 फाइंड करना है, तो मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 7 84, 7 5 35, 87.5%। इसका मतलब जो P की वैल्यू है वो 87.5% से बढ़ गई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल
करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, देखो यहाँ पे रेशो में अलजेब्रा मिक्स कर दिया गया है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलजेब्रा का फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस में, जिसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब जो होता है ना, वो होता है अपना ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर प्रोपोर्शनल है इसके, डायरेक्टली प्रोपोर्श, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो मतलब समझ जाओ डायरेक्टली है, देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? क्या रिलेशन है? अगर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मुझे पूछ रखा है ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा, इतना इजी सवाल है। अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर मैं इसको लेके आऊँ नीचे, तो यही मुझे यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मैं इसको नीचे यहाँ लेकर आऊँ तो क्या बचेगा? केवल ए प्लस बी बचेगा। इसका मतलब ए प्लस बी यहाँ से किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ए माइनस बी ये तो कट ही जाएगा, केवल मेरे पास क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ये इसके प्रोपोर्शन है तो ये किसके प्रोपोर्शन होगा? ए माइनस बी, क्योंकि अगर आप इसको काटोगे, इसको ए क्यूब को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इससे काटोगे तो ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ अगर इससे इसको काटोगे तो यहाँ पर भी ए प्लस बी बचेगा। देखो दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब ए प्लस बी ही इसके प्रोपोर्शन है। तो ऑप्शन नंबर यही इसके प्रोपोर्शन होगा, तभी ऊपर मेरा बराबर आएगा। तो समझ में आया किस तरीके से हमने यहाँ पे किया है? ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, यहाँ पे केवल ए माइनस बी बचेगा, वही मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे अब लैंग्वेज बेस्ड सवाल आने वाले हैं, जितने भी आगे के सवाल आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द नंबर आर इन द रेशो 7:9, if the sum of their square is 8320 then the sum of the two number। भाई मेरे पास दो नंबर है, पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या रेशो दे रखा है? 7:9 दे रखा है, और सवाल में दे रखा है उनके बीच का रिलेशन। अगर मैं उनके स्क्वायर का सम करूं, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 8320, अगर इन दोनों की स्क्वायर का सम करूं, भाई 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81, अगर मैं इसका सम करता हूं तो मुझे सवाल में दे रखा है 8320 कितना गुना है भाई? 8 4 12 और ये 10 मतलब 130। 130 का कितना गुना है? अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ 13 से कितने बार में जाएगा? 13 6 78, 13 4 52। अब ये जो आया है ना, ये इसका इतना गुना है, इसके स्क्वायर का सम का, स्क्वायर के सम का मुझे फाइंड करना है। सम ऑफ द टू नंबर, सम ऑफ द टू नंबर, मुझे स्क्वायर का सम दे रखा है, स्क्वायर का सम। इसका मतलब रियलिटी में कितना आएगा? अगर जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तभी तो मेरे पास जो सम आएगा वो एक्चुअली में 8 आएगा। रियलिटी अभी तो क्या है, स्क्वायर का सम दे रखा है, लेकिन रियल नंबर बिना स्क्वायर के जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 8। जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर का सम निकाला तो 64, जब मैं इसको स्क्वायर रूट करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा रियल नंबर का। फिर रियलिटी में बिना स्क्वायर करे सम कितना है? 8 आया, मतलब 8 गुना आया है। तो सम ऑफ द टू नंबर मुझे पूछा है, दोनों नंबर के बीच का रेशो दे रखा है, तो इन दोनों का सम करूँगा 9 7 16, तो 16 का भी 8 गुना कर दो, 16 8 जब 128, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर वहीं यहाँ पे देता सम ऑफ क्यूब, अगर यहाँ पे सम ऑफ क्यूब देता, अगर यहाँ पे सम ऑफ क्यूब देता, तो जो भी आता, जितना भी गुना होता ना, उसका मैं क्यूब रूट फाइंड करता, तब मुझे पता चलता वो एक्चुअली में सम का कितना गुना है। फिर वहाँ पे मैं अपने पहले दूसरे तीसरे नंबर का यहाँ पे जो भी दिया रहता उसका सम करता, फिर उसका उतने मल्टीप्लाई कर देता, वो मेरा यहाँ पे नंबर आ जाता। अब जैसे इस सवाल में देखो, ये सवाल भी अपना वैसे ही है। इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर इज 98, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया कि स्क्वायर क्यूब जो भी मल्टीपल वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्टली बोला है सम ऑफ 3 नंबर 98 दे रखा है। अगर रेशो दे रखा है पहले दूसरे नंबर का 2:3 और दूसरे तीसरे का रेशो क्या दे रखा है? 5:8, तो मुझे थर्ड नंबर पूछ रखा है। भाई पहले दूसरे और तीसरे में मुझे रेशो फाइंड करना पड़ेगा। पहले दूसरे में क्या रेशो दे रखा है? 2:3, और दूसरे तीसरे में क्या दे रखा है? 5:8। अगर मैं यहाँ पे तीनों का रेशो निकालूँ, 2 5 10, और ऐसे ही करते हैं, मैं पहले क्लास से ही बताते आ रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक वाला मेथड है, किस तरीके से ऐसे रेशो को कनेक्ट करते हैं। 5 3 15 और यहाँ पे 8 3 24, तो ये आ गया अपने पास तीनों नंबर का रेशो। और सवाल में दे रखा है सम ऑफ 3 नंबर इज 98, अगर मैं इन तीनों का सम करूँ कितना आएगा? 20 30 40 और यहाँ पे 9, इसका मतलब 49 आ रहा है रेशो में इसका सम, और इसी की वैल्यू दे रखी है 98। कितना गुना है ये? 2 गुना है, 49 का 2 गुना है। मुझे क्या पूछ रखा है? थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है कितना अपना? 24, तो 24 का भी 2 गुना कर दो, 48, 48 अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 13, 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशो 4:5:7
एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 15,210, देन फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली, यहाँ पे सम ऑफ देयर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब जो जितना भी गुना आएगा मुझे उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा आएगा कितना गुना है पूरा स्क्वायर के वो सम का, रेशो के सम का। जैसे यहाँ पे मैं वही पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने करवाया था उसी की तरह है। यहाँ पे जैसे 3 नंबर रेशो में दे रखा है, 3 नंबर क्या रेशो में दे रखा है, यहाँ पे 3 नंबर दे रखा है 4:5:7, और उनके स्क्वायर का सम दे रखा है 15,210। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इनका सम दे रखा है कितना, 15,210। अगर मैं इसका स्क्वायर का सम करूँ कितना आएगा, 4, 6 और 7, और ये 6, 5, 11 मतलब 81, और ये 9, 90। इसका मतलब 90 का ये कितना वैल्यू, कितना गुना है, बिल्कुल 9 से। अगर इसको मैं काटूँ 9 से जाएगा, 1 बार में जाएगा बिल्कुल। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 6, 9, 6, 15, तो 62 बचेगा, 9 6 54, 8 बचेगा, 9 9 81। अब ये जो आया स्क्वायर का सम आया, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तब मुझे पता चलेगा एक्चुअल में वो नंबर कितना गुना है। अभी तो 169 गुना है, लेकिन इसको स्क्वायर रूट करूंगा तब मुझे पता चलेगा एक्चुअल में कितना गुना है, क्योंकि ये स्क्वायर का सम है, मुझे बिना स्क्वायर का पता करना है, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ थ्री नंबर पूछा है तो मुझे एक रियलिटी रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 169 का जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा, 13। इसका मतलब जो मेरा नंबर आया 13 गुना आया। मुझे फाइंड करना है सम ऑफ थ्री नंबर, रेशो में कितना आएगा सम, 5 4 9 9 7 16, तो 16 का भी मुझे यहाँ पे 3 गुना करना है, 13 गुना करना है। क्या मैं यूनिट डिजिट से सवाल को कर सकता हूँ, 6 3 18, लास्ट में कुछ भी आए 8 आना चाहिए, लेकिन दो दो ऑप्शन में मैच कर रहा है, 148 208, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए, है ना। अब कैसे करूँ, पूरा मल्टीप्लाई मैं करना ही नहीं चाहता। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ऐसे भी सोचो, कभी भी 148 आएगा ही नहीं, 208 ही आएगा। क्योंकि अगर मैं 16 की, देखो मैं ना यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता था, क्योंकि इजी इजी नंबर दे रखा है, 16 का गुना 13 करोगे 208 आएगा, 148 कभी। लेकिन यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन कभी करना ही नहीं, कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, या फिर उसको इतना ईजी तरीके से करना है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो डाउन होने की चांसेस ही खत्म हो जाए। भाई 16 की अगर मैं 10 में भी मल्टीप्लाई करूँ तो 160 आएगा, यहाँ तो 13 से कर रहा हूँ, 160 से भी ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ 160 से वैसे ही कम है। अगर मैं 16 की केवल 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 160 आएगा, यहाँ तो ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई करता, ये तो 160 से पहले ही कम है, तो 160 से ज़्यादा आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। दो ही ऑप्शन में मेरी यहाँ पे फाइटिंग चल रही थी, ये यहीं पे आउट हो गया, ऑप्शन नंबर डी 208 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 16 गुना 13 208 होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 396 इफ द रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 7:11 एंड दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज 11:15, देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। भाई मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पूछा क्या है, मुझे पहले नंबर और थर्ड नंबर के बीच में डिफरेंस पूछा है, लेकिन उससे पहले मुझे तीनों रेशो को कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने के लिए मुझे दो रेशो दे रखा है, पहले और दूसरे का, और फिर दूसरे तीसरे का। तो मुझे तीनों को कनेक्ट करने के लिए पहले दूसरे और तीसरे रेशो में एक्चुअल में क्या रिलेशन दे रखा है, पहले दूसरे का रेशो दे रखा है 7:11, तो पहले और दूसरे का क्या दे रखा है 7:11, और सेकंड एंड थर्ड रेशो क्या दे रखा है 11:15। 11 भाई सेकंड वाला 11 होना चाहिए, क्योंकि सेकंड और थर्ड का रिलेशन रखा है 11:15, तो यहाँ पे सेकंड वाला पहले से ही 11 है, इसका मतलब मेरा यहाँ पे रेशो क्या है, बैलेंस है, 7:11:15। और तीनों का सम दे रखा है, सम ऑफ थ्री नंबर कितना दे रखा है 396। अगर मैं तीनों का सम करूँ कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब यहाँ पे कोई वैसा चक्कर नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे केवल सम करूँगा, और जो भी उसका गुना आएगा वो डायरेक्टली रियल वाली वैल्यू आएगी, मुझे फिर उसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कैसे सम करूँ, देखो ये 15 और 11 26, 26 में 7 जोड़ूँ 33, इसका मतलब 33 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना 396। कितना गुना है ये, 33 से कम 33, 33 दूनी 66, इसका मतलब 12 गुना है। मुझे क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, 15 7 का डिफरेंस 8, तो 8 का भी 12 गुना कर दो, 12 8 96, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, और ये था अपना आखिरी क्वेश्चन। तो आई होप जितने भी मैंने आज के सवाल करवाए हैं ये आपको पूरा कंसेप्ट भी समझ में आएगा, पूरे सवाल भी समझ में आएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ वहीं पर अपलोड होने वाली है, और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है मैं वहाँ पर सीधा अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर, ताकि आप किसी दूसरे से पीछे ना रहो, आप जानकारी में भी आगे रहो और पढ़ाई में तो आगे रहो ही, तभी तो सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि रेस में जो आगे होगा सिलेक्शन उसी का होगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा अपने ध्यान में याद रखना, और कंसिस्टेंसी इज़ द किंग, हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखना। केवल साल 6 महीने की जर्नी है और कुछ नहीं है। ठीक है,
बस फोकस होके काम करो, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, पूरा कंसेप्ट। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।